नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं टेट वाली क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे अनसीन पैसेज को सॉल्व करना चाहिए, आप पठित गद्यांश को कैसे सॉल्व करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका, एक बार समझ लिया तो ये मान के चलिए एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। एक बार यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो एक भी क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होंगे। बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा। और जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। आइए देखते हैं एक एक चीज़ों के बारे में कि कैसे हमें अनसीन पैसेज को सॉल्व करना चाहिए। जैसा कि बात करते हैं, कहा जा रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपठित गद्यांश के अर्थ को समझना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या समझना चाहिए, हमें किसके बारे में जानना चाहिए, अपठित गद्यांश के बारे में या इसके अर्थ के बारे में हमें जानना चाहिए। देखिए, अपठित गद्यांश का अर्थ का मतलब ये हो जाता है दोस्तों, गद्य का ऐसा अंश जिसे पहले पढ़ा ना गया हो। गद्य का ऐसा अंश जिसे पहले ना पढ़ा गया हो उसे क्या कहा गया है, अपठित गद्यांश कहा गया है। अपठित गद्यांश का मुख्य उद्देश्य दोस्तों ये होता है कि किसी भी विषय को समझने और उसका संपूर्ण अर्थों में विश्लेषण करने और उनके भाषा संबंधी ज्ञान को परखना होता है। देखिए, अपठित गद्यांश का उद्देश्य ये है, मुख्य उद्देश्य ये है, इसलिए हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है ताकि हम किसी विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकें और उसका संपूर्ण अर्थों में हम विश्लेषण कर सकें, आखिर इसका क्या मतलब है, और उनके भाषा संबंधी ज्ञान को हम परख सकें। दोस्तों, अपठित गद्यांश का मुख्य उद्देश्य यही है। और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त भी बातें बताई गई हैं कि अभ्यर्थियों की समझ बनाने के लिए। देखिए, अपठित गद्यांश इसलिए शामिल किया गया है, कहा गया कि हम क्या करें, एक तरीके से अभ्यर्थियों की समझ को पैदा कर सकें, यानी कि उनमें समझ विकसित कर सके, उनमें बौद्धिक क्षमता का विकास कर सके, उनमें क्या कर सके, बौद्धिक क्षमता का विकास कर सके, अभिरुचि एवं योग्यता का परीक्षण कर लें। दोस्तों, ठीक है, यही है इसका उद्देश्य, यानी कि अपठित गद्यांश को जोड़ने का उद्देश्य है। तो अगर देखा जाए तो अपठित गद्यांश को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, एक तो किसी भी विषय को समझने और उसके संपूर्ण अर्थों को विश्लेषण करने और उनके भाषा संबंधी ज्ञान को परखने के लिए जोड़ा गया, और इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की समझ को बढ़ाने के लिए। और नेक्स्ट बात करते हैं कि बौद्धिक क्षमता का विकास किया जा सके, उनमें अभिरुचि पैदा की जा सके, उनमें योग्यता पैदा की जा सके, या और उनका परीक्षण किया जा सके। यही इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, अपठित गद्यांश को जोड़ने का। आइए समझते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना चाहिए, हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए अपठित गद्यांश को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि बात करते हैं, सर्वप्रथम दिए गए गद्यांश को भली भांति हमें पढ़ना चाहिए। देखिए, जो भी पैसेज दिया जाए सबसे पहले उसको अच्छे से हमें समझना चाहिए, उसको हमें पढ़ना चाहिए, और उसके बाद उसके मूल भाव को भी हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, गद्यांश को पढ़ना चाहिए, और पढ़ते समय ही उसके मूल भाव को भी हमें समझते रहना चाहिए, यानी कि समझना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा जाता है, दूसरी बातें ध्यान रखिएगा। पहली बात हमने आपको क्या बताया, अपठित गद्यांश को या गद्यांश को क्या करना चाहिए, भली भांति हमें पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के साथ साथ उसके मूल भाव को भी हमें समझना चाहिए। और उसके बाद दूसरी बातें क्या कही गई हैं कि गद्यांश में वर्णित महत्वपूर्ण विचारों एवं विशिष्ट शब्दों को ढूंढना चाहिए। देखिए, उसमें हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी महत्वपूर्ण विचार रखे गए हैं या कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उनको भी हमें ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो दूसरी बातें ये हो जाती हैं। तीसरी बात करते हैं, कहा गया है कि सदा याद रखना चाहिए कि अवबोध के अंतर्गत पूछे गए सभी प्रश्न या प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश में ही विद्यमान होते हैं। देखिए, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वे सारे प्रश्न के जो उत्तर होते हैं वो गद्यांश में ही शामिल होते हैं, यानी कि गद्यांश में ही विद्यमान पहले से ही होते हैं। अतः हमें क्या करना चाहिए, एकाग्रचित्त होना चाहिए, यानी कि एकाग्रचित्त होना चाहिए, और उसको एकाग्रचित्त होकर ही, बिल्कुल एक तरीके से अपना ध्यान केंद्रित कर ही हमें प्रश्नों को पढ़ना चाहिए और उसके उत्तर को ढूंढना चाहिए, यानी कि गद्यांश को बार बार पढ़ के। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा जाता है कि प्रायः अवबोध के प्रश्नों में गद्यांश के शीर्षक संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए, गद्यांश में निहित केंद्रीय भाव को भली भांति समझ लेना चाहिए, तभी उसका उत्तर देना चाहिए। देखिए, चौथी बातें बड़ी ही अच्छी बातें कही गई हैं। एक बार फिर से चारों बातें मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं। देखिए, मैंने
मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना चाहिए, भली भांति गद्यांश को पढ़ना चाहिए, उसके मूल भाव को निकालना चाहिए या समझना चाहिए। कुछ अगर विशिष्ट शब्द होते हैं या विशिष्ट विचार होते हैं तो उसके शब्द को भी हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए या उसको ढूंढ लेना चाहिए। दूसरी बातें करते हैं कि हमें वही उत्तर देना है जो हमें उत्तर का देखिए, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न का जवाब हमें वही देना है जो गद्यांश में कहा गया हो, अपने से कोई दिमाग नहीं लगाना है। हमें अगर गद्यांश को सॉल्व करना है तो हमें एकाग्रचित होना पड़ेगा, तभी हम गद्यांश को सॉल्व कर पाएंगे, यानी उसके प्रश्नों को पढ़कर उसके उत्तर को हम ढूंढ पाएंगे। फिर कहा गया कि हमें उसके शीर्षक संबंधी से भी प्रश्न पूछा जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, पढ़ते समय उसके मूल भाव को समझना चाहिए, तभी हमें उससे उत्तर देना चाहिए, यानी कि समझकर ही हमें उत्तर देना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी कहीं जाइएगा नहीं, थोड़ी सी 2-4 बातें और भी हैं, इसको भी समझ लीजिए। देखिए CTET के बारे में बात करते हैं, मतलब टेट की बात की जा रही है, तो अवबोधन प्रश्नात्मक प्रश्नों के साथ साथ दिए गए गद्यांशों से कुछ शब्दों के अर्थ भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ऐसे प्रश्नों को उत्तर देते समय याद रखना चाहिए कि शब्दों के अर्थ दिए गए गद्यांशों के अनुकूल हैं या नहीं। कुछ ऐसे भी प्रश्न दिए जाते हैं जो कहीं ना कहीं गद्यांश से रिलेटेड तो होते हैं, थोड़ा से बाहर होते हैं, लेकिन उत्तर देते समय हमें समझना चाहिए कि क्या गद्यांश में उस तरह की बातें कही गई हैं या नहीं। शब्दों के अर्थ दिए गए गद्यांश के अनुकूल ही होना चाहिए। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं और यह आवश्यक नहीं कि इसके सभी अर्थों का उपयोग दिए गए गद्यांश में ही दिए गए हों। देखिए, ऐसा नहीं कि एक अर्थ के कई अर्थ नहीं होते, कई अर्थ होते हैं, तो हमें इस बात को समझना चाहिए किस अर्थ में प्रश्न पूछा जा रहा है और जो पूछा जा रहा है वही उसका उत्तर होना चाहिए। गद्यांश पढ़ते समय ज़्यादातर रेखांकित कर लेना चाहिए, शब्दों या पंक्तियों या को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। आप देखते हैं ना, जो लोग हमारे साथ गद्यांश को पढ़ रहे हैं, जो लोग हमारे साथ गद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं, वे समझ गए होंगे अब कि प्रवीण सर क्यों ऐसा कर रहे थे। गद्यांश में जो बातें उन्हें महत्वपूर्ण लगती थे उसको वे अंडरलाइन कर लेते थे। तो उसे आपको क्या कर लेना है दोस्तों, अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन कर लेने से क्या हो जाता है, आपको ये पता चल जाएगा या पता चल जाता है कि भैया क्या पूछा जा रहा है। अगली बात कही जा रही है दोस्तों कि प्रश्न पत्र पूछे जाने वाले व्याकरण संबंधी प्रश्नों को हल करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। यह भी सामान्य ज्ञान, ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहिए, बस थोड़ा से भी हमें नॉलेज होता है। जैसे अभी हमने पूछा था, अगर पिछली वाली क्लास में अगर कोई व्यक्ति देखा हो हमारी क्लास को, ठीक है, तो हमने बताया था दोस्तों कि एक तरीके से विजातीय का विलोम शब्द क्या हो जाता है, और सामान्य व्याकरण इसका बहुत ही अच्छा पूछा गया है। तो विजातीय का जो विलोम शब्द हो जाता है सजातीय हो जाता है। बस आप समझ लीजिए, गद्यांश को ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, उसमें जो चीज़ें लगें उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, केंद्रीय मूल भाव को हमें समझना चाहिए और हमें उत्तर गद्यांश के ही आधार पर देना चाहिए। ऐसे उत्तर हमें नहीं देना चाहिए जो अलग से हो, मतलब अलग का दिमाग तो हमें यहाँ लगाना ही नहीं होता है। हाँ, व्याकरण में अगर कोई बातें होती हैं तो वहाँ पर अलग से दिमाग लगाना होता है, लेकिन अन्य बातों में हमें ज़्यादा माइंड नहीं लगाना होता है। जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसा पूछा जा रहा है वैसे ही हमें देना उत्तर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई हैं तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और भी कुछ बातें हैं, अगर मैं अपने आप से बता देता हूँ थोड़ा सा, जो इसमें नहीं दिया गया है। देखिए, प्रश्न को 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है मेरे हिसाब से। मैं कैसे चलता हूँ, एक तो अगर मुझे लगता है कि गद्यांश को पढ़ना चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है, प्रश्नों को पढ़ता हूँ और उसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। फिर जो चीज़ें दिखता नहीं है उसको जाकर गद्यांश में जो अंडरलाइन किया रहता हूँ उसको देख लेता हूँ। दूसरा मेरा तरीका ये होता है दोस्तों कि मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले प्रश्नों को देख लेता हूँ, हर एक प्रश्न को देख लेता हूँ गद्यांश के, एक बार एक नज़र में, ज़्यादा नहीं उसमें समय लेता। ये नहीं कि उसमें 5-6 मिनट समय ले लूँगा तो फिर अगला गद्यांश कैसे पढ़ूंगा। बस उसमें क्या होता है, गद्यांश के प्रश्न को थोड़ा से देख लेता हूँ 1-2 बार, एक बार ऐसे ही अपने नज़र से, फिर उसके बाद गद्यांश को पढ़ता हूँ। और पढ़ते समय हमें ये बात समझ में आने लगती है कि अच्छा वो प्रश्न पूछा गया था वहाँ पर, यहाँ पर ये बातें मिल रही हैं, तो फिर प्रश्न को सॉल्व करने में हमें दिक्कत नहीं होती है। तो फिर दूसरा तरीका हमारा ये है कि पहले प्रश्न पढ़ लिया जाए जल्दी से, और उसके बाद वो पैसेज को पढ़ा जाए, फिर उत्तर दिया जाए। एक एक प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 10 से 12 गद्यांश पढ़ लेते हैं या कर लेते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या देखिए अगर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए टेट वाली क्लास को अच्छे से, और जो मैं करवा रहा हूँ उसको करते चलिए, आपके प्रश्न गलत होंगे नहीं। सिंपल सी बात इतनी है। बाकी
आप देख लीजिए क्या करना है। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो या मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आशा है कि आप लोग जाते जाते एक बार कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।